नमस्ते दोस्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात हम चलेंगे एक ऐसी कहानी की ओर जो बहुत कोमल है, बहुत सुकून देने वाली है और सीधी दिल के किसी पुराने कोने को छू जाती है। आज की कहानी का नाम है गांव की पहली सवारी। वो दिन जब गांव में पहली बार एक बैलगाड़ी सिर्फ खेतों के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी के लिए चल पड़ी थी। जब एक साधारण किसान ने सोचा, अगर मेरी बैलगाड़ी किसी को बाजार पहुंचा दे, किसी बच्चे को स्कूल या किसी बीमार को अस्पताल, तो यही मेरी सबसे बड़ी कमाई होगी। गांव की जिज्ञासा, बुजुर्गों की मुस्कान, बच्चों की हंसी और वो बैलगाड़ी जो आज बैलगाड़ी नहीं रही थी, वो गांव की पहली सवारी बन गई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन दिनों की याद है जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सादगी में छुपी होती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी और दिल के भीतर एक अनकही सी राहत फैलती चली जाएगी। अगर ऐसी मीठी, धीमी और नींद लाने वाली कहानियां आपको सुकून देती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर रात हमारी कोई ना कोई कहानी सबसे पहले आपके पास आ सके। यहां हर रात एक कहानी आपको सुलाने आती है। और जरा बताइए, आप किस शहर से और किस गांव की यादों के साथ हमें इस वक्त सुन रहे हैं और आपकी घड़ी में अभी रात के कितने बजे हैं? आपका हर कमेंट, हर लाइक ये एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं हैं, चुपचाप सुन रहे हैं और इस नींद भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। अब चलिए, रोशनी थोड़ी धीमी कर लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए, क्योंकि रात की ठिठुरन अब गहरी होने लगी है। और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़े हैं उस गांव की ओर जहां रास्ते कच्चे थे, सवारी धीमी थी और नींद हमेशा खुली मिलती थी। सूरज अभी निकला नहीं था, बस पूरब की लकीर में हल्का सा केसर घुला था। गांव सुराजपुरवा की कच्ची गलियों में ठंडी हवा ऐसे बह रही थी जैसे रात भर के सन्नाटे को धीरे धीरे खोल रही हो। घरों की मिट्टी की दीवारें ओस से भीगी थीं। खपरेल की छतों से पानी की बूंदें टपक टपक कर आंगन में छोटे छोटे गड्ढे भर रही थीं। दूर मंदिर की घंटी एक बार बजी, फिर चुप, जैसे गांव ने सांस ली हो। इसी सांस के बीच रघुबीर सावंत अपने आंगन की देहरी पर बैठा हाथों में झूठ की रस्सी को उलट पलट रहा था। रस्सी के रेशे उंगलियों में चुभते तो वह हल्का सा सिकुड़ जाता, पर चेहरे पर तकलीफ नहीं, सोच थी। उसकी आंखें सामने खड़ी बैलगाड़ी पर टिक गईं। वही पुरानी लकड़ी की पट्टियां, लोहे के घिसे हुए घेरे और पहियों में धूल की परतें। पहिए देखकर उसे हमेशा अपने हालात याद आते। घूमते रहते हैं, पर रास्ता वही कच्चा। पिछली रात बहुत लंबी थी। घर के भीतर मालती ने चूल्हे पर ज्वार की रोटी सेंकी थी और धुएं में उसकी आंखें लाल हो गई थी। रोटी की महक तो आई, पर पेट की चिंता और तेज आई। मालती ने बिना आवाज ऊंची की कहा था, रघु, कल किराने वाले को फिर मना कर दिया, बोले उधार की हद हो गई। रघुबीर ने खांस कर गला साफ किया था, जैसे खांसी से शर्म निकल जाएगी। फसल में अभी वक्त है, उसने कहा था। मालती ने रोटी उलटते हुए बस इतना जोड़ा, वक्त तो सबका होता है, पर पेट का वक्त नहीं रुकता। आज वही बात रस्सी की तरह उसके मन में लिपटती थी। आंगन के कोने में दुलार खूंटे से बंधा खड़ा था, गाढ़ा सफेद, माथे पर छोटा सा काला निशान, आंखों में गहरी शांति। पास ही बिरजू, हल्का मटमैला, सींग थोड़े तिरछे, चिड़चिड़ा सा, कभी पैर पटकता, कभी गर्दन झटकता। दोनों बैल सुबह के धुंधलके में भी किसी पुराने पहरेदार जैसे लग रहे थे। रघुबीर उठकर दुलार के पास गया। उसकी गर्दन थपथपाई तो दुलार ने नथुने फुलाए। गर्म सांस से रघुबीर की हथेली भीग गई। ये गर्मी उसे घर की गर्मी जैसी लगी, कम मगर सच्ची। तभी गली के मोड़ से चप्पलों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। मंगतू मास्टर आ रहे थे, धोती समेटे, कंधे पर झोला और हाथ में टूटी सी छड़ी। उनकी चाल में जल्दी थी,
पर चेहरे पर थकान, जैसे हर सुबह उन्हें स्कूल की नहीं, बच्चों के भविष्य की चिंता खींचती हो। अरे रघुबीर, मास्टर ने देहरी पर पहुंचते ही कहा, सुना है तूने कल रात फिर देर तक गाड़ी देखी? रघुबीर ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। देखा नहीं मास्टर, सोचता रहा। मंगतू मास्टर ने आंगन की तरफ नजर घुमाई। बैल, गाड़ी, रस्सी, लकड़ी की पुरानी कुर्सी। फिर धीरे से बोले, सोच अच्छी चीज है, पर सोच का पहिया भी तभी चलता है जब उसके नीचे रास्ता हो। रघुबीर ने मास्टर की आंखों में देखा। मास्टर की आंखें उन बच्चों जैसी थीं जो सवाल पूछते हैं और जवाब नहीं मिलने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। रास्ता तो है मास्टर, बस गांव में, रघुबीर ने धीरज से कहा, मगर रास्ते पर चलने को लोग नहीं। मंगतू मास्टर हंसे, मगर हंसी में कटाक्ष नहीं था। लोग पहले हंसेंगे, फिर डरेंगे, फिर पूछेंगे और आखिर में बैठेंगे। रघुबीर के माथे पर पसीने की महीन धार उभर आई, जबकि हवा ठंडी थी। बैठेंगे तो सही, पर पैसे कौन देगा मास्टर? गांव में कौन देता है पैसे? मंगतू मास्टर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, किरण को देखा है? नाम सुनते ही रघुबीर की आंखों में एक पल को कुछ चमका। किरण, गांव की छोटी सी बच्ची, पतली छोटी, आंखें तेज और पैरों में हमेशा धूल। वह रोज स्कूल जाती, पर कई बार नदी के पास की पगडंडी पर रुक जाती। कभी कीचड़, कभी फिसलन, कभी घर की जिम्मेदारी। मास्टर ने बात आगे बढ़ाई। कल उसने कहा, मास्टर जी, बारिश में स्कूल दूर लगता है। मंगतू, मास्टर ने रघुबीर के कंधे पर हाथ रखा, अगर तू उसे पहुंचा दे तो यह सिर्फ सवारी नहीं होगी, यह शुरुआत होगी। रघुबीर ने नजरें नीची कर ली। उसके मन में आवाजें उभरने लगी। चौपाल के ताने, भैरों, चौधरी की कड़क बोली, धनपत साहू की माप तौल वाली मुस्कान और घर में मालती की चुप्पी। सब आवाजें जैसे एक ही बात कह रही थी, किसान का काम खेत है, बाकी सपना है। उसी पल जैसे हवा ने उसके कान में कोई पुरानी बात फूंक दी, उसके पिता की। रघु, गाड़ी सिर्फ सामान नहीं ढोती, वो इज्जत भी ढोती है। पिता ने कभी कहा था, जब वे पहली बार उसे बैलगाड़ी चलाना सिखा रहे थे, तब यह बात उसे भारी लगती थी। आज यह बात उसकी छाती में जलते अंगारे जैसी थी। इतने में घर के अंदर से चूल्हे की लकड़ी चटकने की आवाज आई। मालती बाहर निकली। उसके हाथ में पीतल का छोटा लोटा था, जिसमें गर्म पानी की भाप उठ रही थी। वह रघुबीर के पास आई और बिना सवाल किए उसके हाथों पर पानी डाल दिया, जैसे उसकी थकान धो रही हो। मास्टर जी, नमस्ते, मालती ने धीमे से कहा। मंगतू मास्टर ने सिर झुकाया। मालती बहू, रघुबीर के दिमाग में जो चक्की चल रही है, उसे रोकना मत, कभी कभी वही चक्की घर का आटा बना देती है। मालती ने रघुबीर को देखा। उसकी नजर में शिकायत नहीं थी, बस चिंता थी और कहीं बहुत अंदर विश्वास। रघुबीर ने अचानक गाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। उसने लकड़ी के तख्ते पर हाथ फेरा। तख्ते की ठंडक ने उसे सच का एहसास कराया। गाड़ी का हर जोड़ बोल रहा था, पुरानी हूं पर टूटी नहीं। उसके दिमाग में एक तस्वीर उभरी। गांव की गलियों से बैलगाड़ी ऐसे चले जैसे रिक्शा, सामान नहीं, लोग बैठे हों। स्कूल, बाजार, अस्पताल, जहां पैरों के छाले पहुंचते हैं, वहां पहिए पहुंचे। और हर चक्कर के साथ उसका घर भी थोड़ा हल्का हो। मंगतू मास्टर ने जैसे उसकी सोच पकड़ ली। रघुबीर, तू इसे सवारी बना सकता है। फिर मुस्कुराकर जोड़ा, और गांव तेरी सवारी बन सकता है। उसी समय गली में हंसी की एक तेज लहर उठी। कुछ लड़के दौड़ते हुए निकले और पीछे से चंपाबाई की आवाज आई, कड़क पर मजेदार। अरे ओ शैतानो, मेरी मटकी गिरा दी तो तुम्हारी पीठ पर मेरी झाड़ू चलेगी। चंपाबाई अपनी देहरी पर खड़ी थी। सफेद बालों की छोटी सी गांठ,
नाक में पुरानी नथ और आंखों में ऐसा तेज कि सामने वाला झूठ भी सच समझ बैठे। उन्होंने रघुबीर की बैलगाड़ी की तरफ देखा, फिर मास्टर को, फिर रघुबीर को। ओ रघु, उन्होंने आवाज लगाई, सुना है तू गाड़ी को रिक्शा बनाएगा? रघुबीर ने हल्की हंसी हंसी, पर वह हंसी अपने ऊपर नहीं, अपने डर पर थी। हां चाची, सोच रहा हूं, चंपाबाई ने हाथ नचाकर कहा। सोच मत, कर। गांव की धूल भी तभी उड़ती है जब कोई आगे चलता है। फिर अपनी ठिठोली वाली शैली में जोड़ दिया, और हां, अगर मैं बैठी तो दुलार को धीरे चलाना, मेरे घुटने तुम्हारे पहिए नहीं हैं। गली में कुछ लोग रुक गए। किसी ने मुस्कुरा दिया, किसी ने कान खड़े कर ली। वही जिज्ञासा जो गांव की हर नई चीज का पहला दरवाजा होती है। रघुबीर ने उस पल महसूस किया, बात फैल चुकी है, बीज गिर चुका है। अब या तो वह मिट्टी में दब जाएगा या उग जाएगा। उसने सांस ली, लंबी, भारी, और बैलगाड़ी के पास रखी पुरानी हथौड़ी उठाई। हथौड़ी का वजन हथेली में आते ही उसके भीतर का डर थोड़ा पिघल गया। मंगतू मास्टर ने दूर जाते जाते बस इतना कहा, रघुबीर, आज शाम चौपाल पर सब होंगे। रघुबीर ने सिर हिलाया। उसे पता था शाम सिर्फ चौपाल नहीं लाएगी, परीक्षा लाएगी। भैरों चौधरी की नजरें, धनपत साहू का हिसाब और गांव की हंसी सब एक साथ आएंगे। लेकिन आज सुबह इस धुंध के भीतर उसे एक साफ बात दिख रही थी। यह सिर्फ बैलगाड़ी नहीं थी, ये गांव की पहली सवारी बनने जा रही थी। और जैसे ही उसने पहला कील ठोकी, टक, कच्चे आंगन की धूल में सचमुच पहली लकीर खिंच गई। शाम उतरते उतरते सुराजपुरवा का रंग बदल गया। दिन की धूल थम गई और हवा में जलते उपलों की गंध घुल गई। घर घर से चूल्हों की आंच उठी, जैसे गांव ने एक साथ सांस छोड़ दी हो। आकाश के पश्चिमी किनारे पर सूरज बुझते दिए सा डूब रहा था, और उसकी आखिरी सुनहरी लकीरें पीपल के पत्तों पर टिककर कांप रही थीं। पीपल वही पुराना, मोटे तने वाला गांव की चौपाल का मालिक था। उसकी जड़ों के पास मिट्टी चिकनी थी, जैसे सालों की बैठकों ने उसे चकाचक कर दिया हो। आज उसी के नीचे बातों का मेला लगने वाला था। रघुबीर सावंत बैलगाड़ी के पास खड़ा था। गाड़ी अब भी वैसी ही थी, पर उसकी आंखों में वह बदल चुकी थी। उसने रस्सियों को एक बार फिर कसकर देखा, लकड़ी के तख्ते पर हाथ फेरा और दुलार की पीठ थपथपाई। दुलार ने गर्दन हिलाई, जैसे समझ गया हो कि आज कुछ अलग है। बिरजू ने पैर पटक कर हल्की सी आवाज की। शायद उसे भी भीड़ पसंद नहीं थी। घर से निकलते हुए मालती ने रघुबीर की ओर देखा। आंखों में न टोका, न हां, बस वही शांत भरोसा। उसने बस इतना कहा, धीरे बोलना और सीधा रहना। रघुबीर समझ गया, धीरे बोलना ताकि बात सुनी जाए, और सीधा रहना ताकि बात गिरे नहीं। पीपल के नीचे लोग जमा होने लगे। कोई खाट खींच कर लाया, कोई मटकी रख गया, किसी ने बीड़ी सुलगा ली। बीड़ी की महक हवा में ऐसे फैल रही थी जैसे हर कश के साथ कोई राय भी उड़ रही हो। चंपाबाई सबसे पहले पहुंची। अपने हमेशा वाले अंदाज में सफेद बालों की गांठ कसकर बांधे, नथ चमकती हुई, उन्होंने आते ही खाट पर कब्जा किया और ऊंची आवाज में बोली, आज सुनने आई हूं कौन किसको कहां तक पहुंचाएगा। हंसी की एक लहर उठी। थोड़ी देर में मंगतू मास्टर आए। झोला उतारकर उन्होंने पीपल के तने से टेक लगाई। उनकी नजर लोगों के चेहरों पर घूमी, जैसे हर चेहरा एक सवाल हो। भीड़ में अचानक एक सन्नाटा सा फैल गया। भैरों चौधरी आ चुके थे। भारी कद, सख्त चेहरा और आंखों में वह पुरानी आदत, सब कुछ तौल लेने की। उनके साथ 2-3 लोग थे, पर उनकी मौजूदगी अकेले ही काफी थी। पीछे से धीरे धीरे धनपत साहू भी आ गए। कपड़े साफ, मुस्कान नपी-तुली। वह ऐसे खड़े हुए कि सबको दिखे, पर किसी के सामने ना आए, जैसे बाजार की आदत चौपाल तक चली आई हो। रघुबीर ने सांस ली और आगे बढ़ा। राम राम।
किसी ने जवाब दिया, किसी ने बस सिर हिलाया। चंपाबाई ने बात छेड़ी, तो रघु बता, गाड़ी में लोग बैठेंगे या सपने? कुछ ठहाके पड़े। रघुबीर की हथेलियां पसीने से भीग गईं, पर आवाज नहीं कांपी। लोग ही बैठेंगे चाची, सपने तो मन में रहते हैं। भैरव चौधरी ने गला साफ किया। लोग बैठेंगे और गिर गए तो गांव की बदनामी किसके सिर? रघुबीर ने चौधरी की आंखों में देखा। मेरे सिर, चौधरी जी। फिर एक पल रुक कर जोड़ा, और अगर पहुंच गए तो गांव की पहचान। धनपत साहू ने हल्की सी ताली बजाई। वाह, बात में दम है, मगर दम पैसे से आता है। किराया कितना लोगे? भीड़ में सरसराहट हुई। कोई बोला, किराया? कोई हंसा। गांव में? रघुबीर ने सीधा जवाब दिया, जितना दे सको। धनपत साहू की भौहें उठी। यह क्या हिसाब हुआ? मंगतू मास्टर आगे आए। यह हिसाब दिल का है साहू। गांव का रास्ता नाप तौल से नहीं, भरोसे से चलता है। भैरव चौधरी ने ठंडी हंसी हंसी। भरोसा? भरोसे से खेत जोतते हैं, धंधा नहीं। तभी भीड़ के पीछे से पतली सी आवाज आई, अगर हम स्कूल पहुंच जाएं तो? सबने पलट कर देखा। किरण खड़ी थी, नंगे पैर, घुटनों तक धूल, आंखों में चमक। उसने डरते हुए पर साफ कहा, बारिश में रास्ता फिसलता है, अगर गाड़ी हो। एक पल के लिए चौपाल चुप हो गई। पीपल के पत्ते भी जैसे रुक गए हों। मंगतू मास्टर ने किरण की ओर देखकर सिर हिलाया। हां मैं। रघुबीर का गला भर आया, पर उसने खुद को संभाला। किरण, कल सुबह। चंपाबाई ने खाट पर हाथ मारा। लो भाई, पहली सवारी तय। भैरव चौधरी ने तीखी नजर डाली। अगर कुछ हुआ तो याद रखना, रघु। रघुबीर ने सिर झुकाया, डर से नहीं, जिम्मेदारी से। धनपत साहू पास आए और धीमे से बोले, देखो रघुबीर, बाजार दूर है, अगर चल पड़ा ना तो रास्ता लंबा होगा। रघुबीर ने पहली बार मुस्कान के साथ जवाब दिया, लंबा रास्ता ही तो पहियों को गोल बनाता है साहू। चौपाल में हंसी फूटी, इस बार खुलकर। किसी ने बीड़ी बुझाई, किसी ने खाट सरकाई। बात तय हो चुकी थी, भले ही सबने मान न लिया हो। रात गहराने लगी। दूर मंदिर की घंटी फिर बजी, धीमी, गूंजती हुई। पीपल के नीचे लोग उठने लगे, पर चर्चा चलती रही। गलियों में, आंगनों में, चूल्हों के पास। घर लौटते वक्त रघुबीर ने बैलगाड़ी की रस्सी थामी। दुलार और बिरजू साथ साथ चले। उनके खुरों की आवाज में एक नई ताल थी। मालती देहरी पर खड़ी थी। क्या हुआ? उसने पूछा। रघुबीर ने बस इतना कहा, कल सुबह पहली सवारी। मालती ने आकाश की ओर देखा, जहां तारे निकल आए थे, और धीमे से बोली, तो आज रात जल्दी सो जाना। रघुबीर मुस्कुराया। उसे पता था नींद शायद ना आए, क्योंकि अब बात सिर्फ गाड़ी की नहीं थी। अब बात थी गांव को चलाने की। और पीपल के नीचे धूल में बैठी बातें अब पहियों में बदलने लगी थीं। रात देर तक जागती रही। सुराजपुरवा की गलियों में कुत्तों की आवाजें आईं, फिर खो गईं। कहीं दूर से ढोलक की मध्यम थाप सुनाई दी। किसी घर में खुशी थी, किसी घर में नींद नहीं। रघुबीर सावंत की आंखों में भी नींद नहीं थी। वहां बस कल की सुबह घूम रही थी। आंगन के बीचों बीच बैलगाड़ी खड़ी थी। चांदनी में उसकी लकड़ी फीकी चमक रही थी। मालती ने दिए में तेल डाला और दिया चौखट पर रख दिया। लौ हिली तो छाया भी हिली। गाड़ी की परछाई लंबी होकर दीवार पर चढ़ गई, जैसे वह पहले ही चल पड़ी हो। रघुबीर ने हथौड़ी उठाई। टक टक आवाज गूंजी तो दुलार ने कान खड़े कर ली। बिरजू ने हल्का सा रंभाया। उसे यह शोर पसंद नहीं था, पर वह रुका रहा। यह काम शोर का नहीं, भरोसे का था। ज्यादा जोर मत देना, मालती ने कहा। लकड़ी बूढ़ी है। रघुबीर ने सिर हिलाया। बूढ़ी है इसलिए ही समझदार है। उसने गाड़ी के बीच एक चौड़ा तख्ता रखा बैठने के लिए। किनारों पर पतली पट्टियां लगाईं ताकि फिसलन न हो।
रस्सी को उसने ऐसे बांधा कि पकड़ बने, बच्चों की उंगलियां भी थाम सके, बूढ़ों की हथेलियां भी। चूल्हे की आग चटकती रही। आग की गंध और गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू मिलकर हवा को भारी कर रही थी। रघुबीर के हाथों में छाले उभर आए, पर उसने ध्यान नहीं दिया। हर छाला उसे किसी चेहरे की याद दिला रहा था। किरण की चमकती आंखें, चंपाबाई की ठिठोली, मंगतू मास्टर की उम्मीद। दरवाजे पर हल्की खांसी सुनाई दी। अंदर आ जाऊं? ये मंगतू मास्टर थे, हाथ में लालटेन, चेहरे पर वही शांत उत्सुकता। आइए मास्टर। मंगतू मास्टर ने गाड़ी को देखा, जैसे किताब का नया अध्याय देख रहे हों। जुगाड़ चल रहा है। रघुबीर ने हथौड़ी नीचे रखी। जुगाड़ नहीं, इंतजाम। मंगतू मास्टर मुस्कुराए। दोनों में फर्क यही है, जुगाड़ कल तक चलता है, इंतजाम परसों भी। उन्होंने तख्ते पर बैठकर देखा। हल्का सा झटका आया, पर गाड़ी स्थिर रही। ठीक है, मास्टर बोले, पर कल बच्चे होंगे। रघुबीर ने पास रखी बोरी उठाई। उसमें सूखी घास थी। नीचे बिछा दूंगा। मालती ने एक छोटी सी चटाई लाकर दी। और ये रात और गहरी हो गई। आसमान में तारे ऐसे टंगे थे जैसे किसी ने चादर पर कील ठोक दी हो। तभी गली से हंसी की आवाज आई। चंपाबाई लाठी टेकती हुई चली आ रही थी। अरे, आधी रात में बढ़ई गिरी। उन्होंने पास आकर गाड़ी पर हाथ मारा। अगर मैं बैठी और हिली तो समझ लेना तू गलत जगह रस्सी बांध रहा है। रघुबीर ने हंसते हुए कहा। चाची, पहले बैठकर देखिए। चंपाबाई बैठी, धीरे, संभल कर। गाड़ी जरा भी नहीं डगमगाई। उन्होंने आंखें मिचमिचाई। चलने से पहले ही समझ आ गया, ये गाड़ी बात समझती है। मंगतू मास्टर ने पूछा, कल सुबह कितने बजे? घंटी से पहले, रघुबीर ने कहा। उसी समय दूर से किसी के कदमों की आवाज आई, धीमी, नपी तुली। धनपत साहू थे। अच्छा काम हो रहा है, उन्होंने कहा, पर याद रखना, बाजार की सड़क अलग होती है। रघुबीर ने बिना पलटे जवाब दिया, हम पहले गांव की सड़क सीखेंगे। धनपत साहू ने होंठ दबाए। जो सीख लेता है वही बेचता है। और वह चले गए। रात के आखिरी पहर में हवा ठंडी हो गई। दुलार और बिरजू को रघुबीर ने चारा दिया। दुलार ने आराम से चबाया। बिरजू ने जल्दी, जैसे सुबह की जल्दी उससे पहले ही पता हो। मालती ने गर्म दूध का कटोरा रघुबीर के हाथ में दिया। थोड़ा सुस्ता लो। रघुबीर ने दूध की भाप में अपना चेहरा देखा, थका हुआ पर दृढ़। सुबह खुद चलकर देखेंगे। भोर से ठीक पहले, जब आसमान नीला नहीं, धूसर होता है। रघुबीर ने गाड़ी बाहर निकाली। गली में हल्की धुंध थी। खुरों की आवाज ने नींद को तोड़ा। उसने धीरे से कहा, दुलार, बिरजू, दोनों चले। पहिए घूमे। गाड़ी आगे बढ़ी, संतुलित, शांत। मिट्टी की खुशबू उठी, जैसे रास्ता खुद स्वागत कर रहा हो। पीपल के पास पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी। पेड़ के नीचे छाया थी और एक अजीब सी तसल्ली। उसने हाथ जोड़कर माथे से लगाया। न पूजा, न डर, बस आभार। वापसी पर मालती देहरी पर खड़ी थी। चल गई? रघुबीर ने पहली बार निश्चिंत होकर कहा। चल पड़ी। आसमान में पहली चिड़िया बोली। और रघुबीर को लगा, आज सिर्फ गाड़ी नहीं, किस्मत भी जुगाड़ से आगे निकलकर इंतजाम बन रही है। कल की सुबह अब दूर नहीं थी। सुबह की ठंड अभी पूरी तरह गई नहीं थी। सुराजपुरवा की गलियों में धुंध पतली चादर की तरह बिछी थी, जिसमें से सूरज की रोशनी धीरे धीरे छन रही थी। मंदिर की घंटी पहली बार बजी। आवाज में आलस भी था और बुलावा भी। चूल्हों से उठती लकड़ी की गंध हवा में तैर रही थी और खेतों की ओर जाती पगडंडियों पर ओस चमक रही थी। रघुबीर सावंत ने गाड़ी को देहरी के बाहर खड़ा किया। लकड़ी पर रात की मेहनत के निशान थे। रस्सियां कसी हुई, तख्ता साफ, नीचे बिछी घास ताजी। उसने दुलार और बिरजू की गर्दन थपथपाई। दुलार शांत था। बिरजू बार बार जमीन सूंघ रहा था।
जैसे रास्ते का मिजाज पड़ रहा हो। मालती ने बाहर आकर गाड़ी को देखा। उसने बिना कुछ कहे चटाई को एक बार फिर सीधा किया और तख्ते पर हल्का सा पानी छिड़क दिया, धूल बैठाने के लिए। लोग देखेंगे, उसने कहा। देखें, रघुबीर ने जवाब दिया। आज देखने से ही भरोसा बनेगा। पीपल की ओर से आवाजें आने लगी। बच्चे पहले पहुंचे, हंसते, दौड़ते, उंगलियां दिखाते। उनके पीछे चंपाबाई आज कुछ ज्यादा सजी हुई, धोती की जगह पुरानी साड़ी, आंखों में चमक। लो भाई, आज मैं आगे बैठूंगी। भीड़ हंसी। मंगतू मास्टर किरण के साथ आए। किरण ने स्कूल की स्लेट सीने से लगा रखी थी। उसकी नजर गाड़ी पर टिक गई, डर और खुशी एक साथ। मास्टर जी, हिलेगी तो नहीं? मास्टर ने मुस्कुराकर कहा। हिलती वही है जो चलती है। थोड़ी दूर खड़े धनपत साहू ने सब कुछ तौलती निगाह से देखा। भैरव चौधरी अभी नहीं आए थे और यह बात खुद में एक संकेत थी। रघुबीर ने हाथ जोड़कर कहा, पहली सवारी, जो चाहे बैठे। चंपाबाई बिना देर किए बैठ गई। उनके पीछे 2 बच्चे, फिर एक बूढ़ा जिसके घुटने कांप रहे थे। रघुबीर ने सबको संभल कर बैठाया। रस्सी पकड़ लो, और हां, हंसना मना नहीं। हंसी सचमुच फूट पड़ी। रघुबीर ने हुस की हल्की आवाज दी। दुलार ने पहला कदम बढ़ाया। पहिया घूमते ही मिट्टी की खुशबू उठी। गाड़ी आगे बढ़ी, धीमी, स्थिर। कुछ कदम बाद किसी ने कहा, अरे चल तो रही है। चंपाबाई ने लाठी उठाकर हवा में घुमाई। कहा था ना, ये गाड़ी समझदार है। गली के दोनों ओर लोग रुक गए। कोई ताली बजाने लगा, कोई दुआ देने लगा। बच्चे दौड़ते हुए साथ चले। मालती दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, पर मुस्कान भी। पीपल के पास पहुंचते ही गाड़ी रोकी गई। किरण आगे आई। मैं बैठूं? रघुबीर ने सिर हिलाया। बैठो, स्कूल तक। किरण बैठी। मास्टर ने स्लेट ठीक कराई। गाड़ी फिर चली। अब दिशा स्कूल की थी। रास्ते में कीचड़ था। रघुबीर ने दुलार को इशारे से धीमा किया। बिरजू ने संतुलन बनाए रखा। गाड़ी जरा भी नहीं फिसली। स्कूल के सामने पहुंचते ही घंटी बजी। किरण उतरी। उसने गाड़ी को छूकर कहा, कल भी आओगे? रघुबीर की आवाज भर्रा गई। कल भी। वापसी पर चौपाल के पास भैरव चौधरी खड़े मिले। उनकी आंखों में कड़वाहट कम, जिज्ञासा ज्यादा थी। ठीक चल गई, उन्होंने कहा, ना तारीफ न ताना। रघुबीर ने सिर झुकाया। गांव की सड़क थी। धनपत साहू पास आए। आज मुफ्त, कल हिसाब। रघुबीर ने मुस्कुराकर कहा, कल भी गांव। लौटते समय गाड़ी हल्की थी, पर दिल भारी, खुशी से। मालती देहरी पर मिली। हंसी सुनी, उसने कहा। पहली, रघुबीर बोला। पीपल के पत्तों में हवा सरसराई। गांव ने पहली बार पहियों की आवाज को अपनाया था और रघुबीर समझ गया, आज जो हंसी गूंजी है वही कल भरोसा बनेगी। ये पहली सवारी थी और पहली जीत भी। अगली सुबह की हवा में एक अलग सी फुर्ती थी, जैसे सुराजपुरवा ने रात भर करवटें बदलकर कोई नया फैसला लिया हो। मुर्गे की बांग अब भी पूरी भी नहीं हुई थी कि गलियों में कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। लोग दरवाजों से झांक झांक कर देख रहे थे। आज फिर वही गाड़ी चलेगी या कल की बात यहीं थम जाएगी। रघुबीर सावंत ने आंखें खोली तो पहले दिए की बुझी हुई बाती दिखी। फिर आंगन में खड़ी बैलगाड़ी। रात की ओस लकड़ी पर चमक रही थी। उसे लगा जैसे गाड़ी ने भी नींद में मुस्कुरा लिया हो। मालती पहले ही उठ चुकी थी। चूल्हे पर पानी चढ़ा था और जौ की रोटी की खुशबू हवा में घुल रही थी। आज लोग ज्यादा आएंगे, उसने बिना पलटे कहा। आए, रघुबीर ने धीरे से जवाब दिया। रास्ता सबका है। उसने दुलार और बिरजू को चारा दिया। दुलार ने इत्मीनान से खाया जैसे हर सुबह का काम हो। बिरजू बार बार गली की तरफ देख रहा था। आज उसे भीड़ का अंदाजा हो गया था। पीपल के पास पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया।
उसकी किरणें पेड़ की जड़ों पर ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई पुरानी किताब खुल गई हो। वहां पहले से मंगतू मास्टर खड़े थे, हाथ में घंटी, चेहरे पर उत्सुकता। आज देर नहीं होगी, मास्टर ने कहा। गाड़ी समय से चलेगी, रघुबीर बोला। धीरे धीरे बच्चे आने लगे, कोई स्लेट लेकर, कोई किताबों को कपड़े में बांधकर। किरण सबसे आगे थी। आज उसकी चाल में डर नहीं था। उसने गाड़ी को ऐसे देखा जैसे किसी दोस्त को देखती हो। आज 2 बच्चे और बैठेंगे, उसने मास्टर से कहा। मास्टर मुस्कुराए। बैठेंगे और सीखेंगे। रघुबीर ने बच्चों को बारी बारी बैठाया, रस्सियां थामने का तरीका बताया। हिलोगे नहीं, बात करोगे नहीं, बस देखोगे। बच्चों ने एक साथ सिर हिलाया, पर आंखें बात कर रही थीं। गाड़ी चली। पहियों की आवाज अब अनजानी नहीं थी। गली के किनारे खड़ी औरतें मुस्कुरा रही थीं। किसी ने कहा, अच्छा है, बच्चों के पैर बच जाएंगे। किसी ने जोड़ा, और रघु का घर भी चलेगा। रास्ते में हल्की सी चढ़ाई थी। दुलार ने कदम कसकर रखे। बिरजू ने संतुलन संभाला। रघुबीर ने लगाम ढीली रखी, भरोसा दिखाने के लिए। स्कूल के पास पहुंचते ही घंटी बजी। बच्चों की हंसी फैल गई। किरण उतरते हुए बोली, रघुबीर काका, आज जल्दी आ गए। रघुबीर ने हंसकर कहा, अब गाड़ी देर नहीं करती। वापसी पर रास्ता खाली था, पर मन भरा हुआ। तभी चौपाल के पास धनपत साहू खड़े मिले। उन्होंने गाड़ी को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे माल देख रहे हों। अब रोज? जब तक जरूरत है, रघुबीर बोला। धनपत साहू ने सिक्कों की खनक उंगलियों में महसूस की। बाजार तक भी चलाओ, लोग बैठेंगे। रघुबीर ने पहली बार रुक कर सोचा। बाजार? वहां पैसा था, पर शोर भी। देखेंगे, उसने कहा। उसी समय भैरव चौधरी आ पहुंचे। उनकी आंखों में अब सिर्फ विरोध नहीं था, कुछ और था, जैसे गणित। स्कूल ठीक, उन्होंने कहा, पर गांव की आदत मत बदल देना। रघुबीर ने सिर झुकाया। आदत नहीं, सहूलियत। घर लौटकर मालती ने पूछा, सब ठीक? हां। पैसे? रघुबीर ने एक पल सोचा। आज नहीं। मालती ने कुछ नहीं कहा। उसने बस रोटी पर घी लगाया, थोड़ा ज्यादा। आज की थकान ज्यादा है। दोपहर में गांव की गलियों में एक नई चर्चा चलने लगी। स्कूल वाली गाड़ी। नाम अभी पूरा नहीं था, पर पहचान बनने लगी थी। शाम को चंपाबाई आई। कल बाजार चलोगे? सोच रहा हूं। सोच कम, चल ज्यादा, उन्होंने हंसकर कहा। रात को रघुबीर देर तक आंगन में बैठा रहा। दूर से स्कूल की घंटी की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, जैसे वह उसे अगले रास्ते की ओर बुला रही हो। उसे समझ आ गया था, आज गाड़ी ने बच्चों को स्कूल पहुंचाया है। कल शायद गांव को कहीं और इसी समझ के साथ पहियों की आवाज अब उसके सपनों में भी चलने लगी। हाट का दिन था। सुराजपुरवा में यह खबर ऐसे फैलती थी जैसे सूखी लकड़ी पर चिंगारी, एक घर से दूसरे घर तक। सुबह से ही गलियों में हलचल बढ़ गई। कोई टोकरी उठाए निकल रहा था, कोई बकरियों को हाँक रहा था। धूप अभी नरम थी, पर हवा में सौदों की गंध आ चुकी थी। रघुबीर सावंत ने बैलगाड़ी को आंगन से बाहर निकाला। लकड़ी आज कुछ अलग चमक रही थी, जैसे उसे भी पता हो कि आज का रास्ता गांव से आगे जाएगा। मालती ने तख्ते के नीचे घास फिर से जमाई और रस्सियों को कसकर देखा। भीड़ होगी, उसने कहा। हम धीमे चलेंगे, रघुबीर बोला। दुलार शांत था, पर बिरजू की आंखों में चंचलता थी। उसे खुले रास्ते पसंद थे। रघुबीर ने लगाम ढीली रखी। यह सवारी अब सिर्फ बच्चों की नहीं थी। पीपल के पास चंपाबाई पहले से मौजूद थी। आज उनकी आवाज और तेज थी। आज तो मैं बाजार तक जाऊंगी। पीछे से 2 और औरतें आ गईं और एक बूढ़ा जिसकी पीठ झुकी हुई थी। रघुबीर ने सबको संभल कर बैठाया। हाट तक रास्ता लंबा है। गाड़ी चली। गांव की आखिरी पगडंडी पार करते ही रास्ता बदल गया। धूल गहरी, आवाजें तेज।
दूर से ढोलक, सब्जियों की महक और लोगों की पुकारें आने लगीं। हाट जैसे हर कदम पर बड़ा होता जा रहा था। पहियों की आवाज अब भीड़ में खो गई, पर गाड़ी की मौजूदगी सबको दिख रही थी। लोग मुड़ मुड़ कर देखने लगे। कोई बोला, अरे ये तो वही स्कूल वाली गाड़ी है। धनपत साहू हाट के बीचों बीच खड़े थे। उनकी नजर पहले पहियों पर पड़ी, फिर लोगों पर और आखिर में रघुबीर पर। वह मुस्कुराए, मुस्कान में हिसाब था। आ गए, उन्होंने कहा। लोगों के साथ, रघुबीर ने जवाब दिया। चंपाबाई उतरते हुए बोली, देखा साहू, बिना धक्का दिए भी पहुंच जाते हैं। धनपत साहू ने हंसकर सिर हिलाया। सवारी ठीक है, पर किराया? रघुबीर ने कहा, जो दे सके। साहू की आंखों में चमक आई। यही बात तो मुझे पसंद है। फिर धीरे से जोड़ा, पर याद रखना, बाजार में हर जो दे सके का हिसाब होता है। भीड़ बढ़ती गई। कुछ लोग खुद आकर बैठने की पूछ करने लगे। रघुबीर ने मना नहीं किया, पर एक बार में उतने ही जितने सुरक्षित हो। एक आदमी बोला, कल भी चलाओगे? अगर रास्ता रहा, रघुबीर ने कहा। हाट के कोलाहल में अचानक भैरव चौधरी की आवाज गूंजी। ये क्या तमाशा है? वह आगे बढ़े। उनकी आंखें अब सख्त थीं। गांव की गाड़ी को बाजार की गाड़ी बना रहे हो? रघुबीर ने शांत स्वर में कहा। लोग बाजार आ रहे हैं चौधरी जी, गाड़ी नहीं बदल रही। चंपाबाई ने बीच में कूद कर कहा, अरे भैरव, जब लोग बदलते हैं तो रास्ते भी बदलते हैं। कुछ लोग हंसे, कुछ चुप रहे। मंगतू मास्टर भी वहां आ पहुंचे, शायद बच्चों की कॉपियां लेने। रास्ता सीखने से गांव बड़ा होता है, उन्होंने कहा। भैरव चौधरी ने बात नहीं बढ़ाई, पर उनकी चुप्पी में चेतावनी थी। शाम ढलते ही हाट सिमटने लगा। रघुबीर ने गाड़ी वापस मोड़ी। कुछ सिक्के उसके हाथ में आ गए। पहली बार। उसने गिना नहीं, बस जेब में रख लिए। वापसी पर मालती रास्ते में मिली। आज बाजार? हां। कितना? रघुबीर ने जेब थपथपाई। जितना जरूरी था। रात को आंगन में बैठकर उसने सिक्के निकाले। आवाज छोटी थी, पर अर्थ बड़ा। मालती ने बिना कुछ कहे दिए कि लौ बढ़ा दी। दूर से हाट की आवाजें अब भी कानों में थीं, और रघुबीर समझ गया, आज गाड़ी ने सिर्फ लोगों को नहीं, अपने लिए भी जगह बना ली है। दोपहर से ही आसमान का रंग बदलने लगा था। सुराजपुरवा के ऊपर बादल ऐसे जमा हो रहे थे जैसे किसी ने धूसर चादर को धीरे धीरे फैलाया हो। हवा में मिट्टी की वह गंध तैरने लगी थी जो बारिश से ठीक पहले आती है। न तो खुशी, न डर, बस एक संकेत। रघुबीर सावंत ने खेत की ओर नजर डाली और फिर बैलगाड़ी की तरफ। पहियों के पास कल की धूल अब भी चिपकी थी। मालती ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, आज रात मत निकलना। उसकी आवाज में आदेश नहीं, आशंका थी। रघुबीर ने कुछ नहीं कहा। उसने दुलार और बिरजू को चारा दिया। दुलार ने शांत होकर खाया। बिरजू बेचैन था, पूंछ झटक रहा था, जैसे मौसम की बात समझ रहा हो। शाम ढलते ही बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज। छतों पर पानी की धाराएं दौड़ने लगी। गली में कीचड़ भरने लगा। बिजली चमकी तो कुछ पल के लिए पूरा गांव उजाला हो गया। फिर अंधेरा। उसी अंधेरे में दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। मालती चौंकी। रघुबीर उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खुला तो सामने चंपाबाई थी, भीगी हुई, सांस तेज। रघु, वैद्य जयराम को ले चलना पड़ेगा। क्या हुआ? पीपल के पार वाले घर में बूढ़े की सांस अटक रही है। रास्ता कीचड़ है, पैदल नहीं हो पाएगा। बिजली फिर चमकी। मालती की आंखों में डर साफ था। इतनी बारिश में उसने अधूरी बात छोड़ दी। रघुबीर ने दिए की बात ही बढ़ाई। यही तो सवारी का मतलब है। उसने फुर्ती से रस्सियां कसी। दुलार और बिरजू को बाहर लाया। बारिश में उनकी चमड़ी चमक रही थी। रघुबीर ने लगाम थामी। हाथ कांप नहीं रहे थे। मैं भी चलूं? मालती ने पूछा। नहीं, दिया जलता रखना।
गाड़ी की घंटी नहीं थी, पर पहियों की आवाज बारिश में भी सुनाई दे रही थी। कीचड़ में पहिए धंसे, फिर निकले। दुलार ने कदम संभाले, बिरजू ने रफ्तार थामी। पीपल के पास पहुंचे तो मंगतू मास्टर लालटेन लिए खड़े थे। रास्ता फिसलन है। रास्ता जानता हूं, रघुबीर बोला। घर पहुंचे। बूढ़ा आदमी करा रहा था। वैद्य जयराम ने टटोल कर कहा, अस्पताल तक ले जाना होगा अभी। एक पल को सब चुप हो गए। अस्पताल, दूर, बारिश, रात। रघुबीर ने गाड़ी आगे कर दी। बैठाइए। चंपाबाई ने कपड़ा फैलाया। बूढ़े को सावधानी से बैठाया गया। वैद्य जयराम साथ बैठे। रघुबीर ने दुलार को इशारा किया, धीरे। रास्ता अंधेरा था। खेतों से पानी बह रहा था। बिजली चमकती तो फसलें चांदी जैसी दिखती और अगले पल सब काला। पहियों की आवाज और सांसों की आवाज मिल गई। दूर से मंदिर की घंटियां बजने लगीं, बारिश में भारी, गूंजती हुई। हर घंटी के साथ रघुबीर का दिल धड़कता। बस, बस। वैद्य जयराम बुदबुदा रहे थे। एक मोड़ पर पहिया फिसला। बिरजू ने अचानक रुककर भार संभाला। गाड़ी डगमगाई, पर गिरी नहीं। रघुबीर ने गर्दन थपथपाई। ठीक है। अस्पताल की रोशनी दिखी। बारिश में वह रोशनी किसी तारे जैसी थी। गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। लोग दौड़े। बूढ़े को भीतर ले जाया गया। कुछ देर बाद वैद्य जयराम बाहर आए। वक्त पर आ गए। रघुबीर ने आंखें बंद कर ली। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं, जैसे किसी ने दुआ कबूल कर ली हो। वापसी में बारिश धीमी हो गई। गांव की गलियां पानी से भरी थीं, पर अंधेरा हल्का लग रहा था। पीपल के पास पहुंचे तो कुछ लोग छतों से झांक रहे थे। घर पहुंचे। मालती दिए के पास खड़ी थी। उसने रघुबीर की भीगी कमीज देखी, फिर उसकी आंखों में देखा। हो आया? हां। उसने चुपचाप गर्म पानी रखा। बाहर बारिश थमने लगी थी। मिट्टी की खुशबू और तेज हो गई। उस रात सुराजपुरवा ने पहियों की आवाज को सिर्फ सहूलियत नहीं माना, उसे जरूरत मान लिया। और मंदिर की घंटियां देर तक बजती रही, जैसे गांव ने पहली बार अपनी सवारी को आशीर्वाद दिया हो। बारिश की रात के बाद सुबह कुछ ज्यादा साफ थी। हवा में मिट्टी की नमी अब भी तैर रही थी, पर आसमान खुल चुका था। सुराजपुरवा की गलियों में लोग धीमे बोल रहे थे, जैसे रात की घटना ने सबकी आवाज से शोर छीन लिया हो। मंदिर की घंटी सामान्य समय पर बजी, पर उसकी गूंज में कुछ नया था। कृतज्ञता। रघुबीर सावंत आंगन में बैठा गाड़ी के पहियों से कीचड़ साफ कर रहा था। लकड़ी पर पानी के निशान थे। हर निशान उसे कल रात की याद दिला रहा था। मालती ने गरम चाय का कुल्हड़ रखा और बिना बोले भीतर चली गई। यह उसकी आदत थी। काम बोलने से ज्यादा कह देता। पीपल के नीचे लोगों की भीड़ फिर जमा होने लगी। इस बार हंसी कम, चर्चा ज्यादा थी। अगर कल रात गाड़ी ना होती। समय पर पहुंच गया। बातें हवा में घूम रही थीं। भीड़ के बीच भैरों चौधरी आए। उनके चेहरे पर सख्ती थी, इस बार बिना मुस्कान। चौपाल लगे? अभी? आवाज में आदेश था। रघुबीर को बुलावा मिला। वह गाड़ी वहीं छोड़कर चला आया। मंगतू मास्टर, चंपाबाई, धनपत साहू सब मौजूद थे। किरण दूर खड़ी थी, मां की ओट में। भैरों चौधरी ने शुरू किया। कल रात की घटना ने गांव में शोर मचा दिया है। चंपाबाई ने तुरंत कहा, शोर नहीं, भरोसा। चौधरी की आंखें सख्त हुईं। भरोसा नियम से चलता है। रात बेरात गाड़ी चलाना किसकी इजाजत से? रघुबीर आगे बढ़ा। किसी की नहीं, जरूरत की। भीड़ में हलचल हुई। धनपत साहू ने बीच बचाव की कोशिश की। चौधरी जी, काम तो अच्छा हुआ। अच्छा, काम भी सीमा चाहता है। चौधरी ने बात काट दी। आज बीमार, कल कौन? हर रोज गाड़ी, रास्ता टूटेगा, बैल थकेंगे। मंगतू मास्टर ने शांत स्वर में कहा, रास्ता चलता है इसलिए टिकता है। चौधरी ने मास्टर की ओर देखा, थोड़ा नरम पर अड़ा हुआ। तुम किताबों की बात करते हो, गांव की बात मैं जानता हूं।
रघुबीर ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, पर कठोर नहीं। गांव की बात यही है चौधरी जी, कल रात एक जान बची। एक पल को सन्नाटा। किरण ने साहस जुटाकर कहा, अगर गाड़ी ना होती दादा। उसकी मां ने उसे चुप करा दिया। चंपाबाई लाठी टेक कर उठी। भैरो, जब जान पर आती है नियम पीछे रहते हैं। चौधरी ने गहरी सांस ली। ठीक है। फिर सख्त होकर बोले, पर हाट के दिन रात सब सीमित होंगे। गांव की इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। रघुबीर ने सिर झुकाया। इज्जत सबकी है। धनपत साहू ने आंखों ही आंखों में हिसाब लगाया। तो तय रहा, दिन में तय रास्ते। भीड़ में कुछ लोगों ने हां में सिर हिलाया, कुछ ने चुप्पी ओढ़ ली। चौपाल का फैसला आधा था। पूरी सहमति नहीं, पूरी मनाही भी नहीं। लोग छांटने लगे। मंगतू मास्टर रघुबीर के पास आए। रोष अक्सर डर से आता है, ऑर्डर बदलाव से। घर लौटकर रघुबीर देर तक गाड़ी के पास बैठा रहा। दुलार ने उसकी हथेली छाटी, बिरजू ने जमीन कुरेदी, मालती बाहर आई। डर गए? समझ गए। रात को पीपल के पत्ते हवा में सरसराए। कहीं दूर से फिर घंटी बजी। रघुबीर ने अंधेरे में गाड़ी की ओर देखा। उसे पता था यह रोष यहीं नहीं रुकेगा, क्योंकि जब पहिए चल पड़ते हैं तो विरोध भी पीछे पीछे आता है। दोपहर का सूरज कुछ ज्यादा तेज था। बारिश के बाद की मिट्टी भाप छोड़ रही थी और खेतों की मेढ़ें अभी नरम थीं। सुराजपुरवा के बाहर की पगडंडी पर हलचल कम थी, जैसे गांव खुद भी थक गया हो। उसी सन्नाटे में रघुबीर सावंत बैलगाड़ी लेकर निकला। आज सवारी हल्की थी। चंपाबाई और एक जवान औरत जिसकी आंखों में बेचैनी थी। बस खेत के उस पार तक। औरत ने कहा, पहुंच जाएंगे। रघुबीर बोला। दुलार ने कदम जमाए। बिरजू ने गर्दन झटक कर रास्ते की नमी सूंघी। रघुबीर ने लगाम डीली रखी, पर नजर तेज थी। यह रास्ता उसने कई बार पैदल नापा था, पर पहियों के साथ पहली बार। मेड़ के पास पहुंचते ही पहिया थोड़ी गहराई में धंसा। रघुबीर ने रुकने का इशारा किया, पर देर हो चुकी थी। मिट्टी खिसकी। चक! एक तेज आवाज हुई। गाड़ी झटकी। लोग चिल्लाए, रुको! रघुबीर ने दुलार को थाम लिया। बिरजू ने पीछे हटकर भार संभाला। गाड़ी रुक गई। गिरी नहीं, पर पहिया टेढ़ा हो चुका था। चंपाबाई ने सांस ली। हड्डी नहीं टूटी, पहिया टूटा है। जवान औरत उतर गई, चेहरा पीला। अब रघुबीर ने झुक कर देखा। लकड़ी की पट्टी फट गई थी। लोहे का घेरा उखड़ गया था। उसका दिल डूबा, पर चेहरा शांत रहा। अभी यहीं रुकेंगे। आसपास के खेतों से लोग दौड़ आए। किसी ने कहा, कहां था? किसी ने चुप्पी रखी। खबर तेजी से फैली। थोड़ी देर में भैरों चौधरी भी आ पहुंचे। उनकी आंखों में वह पल था, मैंने कहा था। देख लिया? रघुबीर ने सिर झुकाया। देख लिया। मंगतू मास्टर भी आए। उन्होंने पहिए को देखा, फिर रघुबीर को। कोई चोट? नहीं। धनपत साहू ने दूर से सब देखा, नजदीक नहीं आए। उनकी मुस्कान गायब थी। रघुबीर ने बैलों को अलग किया। दुलार की आंखें उदास थीं। बिरजू बेचैन होकर जमीन खुरच रहा था। घर तक पैदल। रघुबीर ने औरत से कहा। चंपाबाई ने उसका हाथ थामा। पहिया टूटता है, हिम्मत नहीं। शाम तक गाड़ी घर पहुंची, खींचकर। आंगन में वह अजीब तरह से खड़ी थी, जैसे घायल हो। मालती ने देखकर कुछ नहीं कहा। उसने बस पानी रखा और कपड़ा दिया। रात को रघुबीर दिए के पास बैठा रहा। हथौड़ी सामने थी, पर हाथ नहीं उठे। दुलार पास आकर बैठ गया। उसकी गर्म सांस रघुबीर के हाथों पर पड़ी। गलती मेरी थी, रघुबीर ने धीमे से कहा। मालती ने पहली बार आवाज की। गलती से सीख बनती है। अगली सुबह चौपाल पर फुसफुसाहट थी। अब बंद हो जाएगा, कह दिया था। भैरों चौधरी ने कोई आदेश नहीं दिया, बस चुप रहे। वह चुप्पी भारी थी। मंगतू मास्टर रघुबीर के पास आए। रुकना भी रास्ते का हिस्सा है। रघुबीर ने गाड़ी की ओर देखा। टूटा पहिया मिट्टी से सना। उसे समझ आ गया।
आज चोट सिर्फ लकड़ी को नहीं लगी, भरोसे को भी लगी थी। पर कहीं अंदर उसी टूटन में एक नया रास्ता भी दरकने लगा था। रात गहरी थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और सुराजपुरवा की गलियों में अंधेरा ऐसे पसरा था जैसे किसी ने दिया बुझा दिया हो। आंगन के बीच खड़ी बैलगाड़ी अब चलने की मुद्रा में नहीं थी। उसका टूटा पहिया दीवार से टेक लगाए पड़ा था, जैसे शर्म से सिर झुकाए। रघुबीर सावंत खाट पर बैठा था, पर नींद उससे दूर थी। उसकी आंखें बार बार दुलार की ओर चली जाती। दुलार खूंटे के पास खड़ा था, पर उसकी चाल में हल्की लड़खड़ाहट थी। शाम को जब गाड़ी खींच कर लाई गई थी, तब शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर रघुबीर ने देख लिया था। पैर में दर्द है, उसने धीमे से कहा। मालती दिए के पास बैठी सिलाई कर रही थी। उसने सुई रोक दी। सुबह ठीक हो जाएगा। पर उसकी आवाज में भरोसा कम, चाहत ज्यादा थी। रघुबीर उठकर दुलार के पास गया। उसने टांग टटोली। घुटने के नीचे हल्की सूजन थी। दुलार ने सांस छोड़ी, पर आवाज नहीं की। यह चुप्पी रघुबीर के सीने में चुभ गई। बिरजू को देखो, मालती ने कहा। बिरजू बेचैन होकर घूम रहा था, जैसे साथी की तकलीफ उसे भी लग रही हो। रघुबीर ने बाहर झांका। हवा ठंडी थी। कहीं दूर से मंदिर की घंटी बजी, धीमी, उदास। उसने फैसला कर लिया, मैं वैद्य जयराम को बुलाने जा रहा हूं। मालती ने रोका नहीं। उसने बस एक शाल उसके कंधों पर रख दी। गली से निकलते समय कुत्तों ने भौंका, फिर शांत हो गए। रघुबीर के कदम तेज थे, पर मन भारी। वैद्य जयराम का घर पीपल के पार था। दरवाजे पर खटखटाया। कौन? रघुबीर। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। लालटेन की रोशनी में वैद्य का चेहरा दिखा, थका हुआ पर सजग। क्या हुआ? आंगन में वापस आए। दुलार को देखा। वैद्य जयराम ने हाथ फेरा, सूजन दबाई। जोर पड़ा है। रघुबीर का गला सूख गया। चल पाएगा? वक्त लगेगा, आराम चाहिए। मालती ने दवा का काढ़ा रखा। चंपाबाई भी आ गई। खबर फैल चुकी थी। मेरी झड़ी है। उन्होंने पोटली निकाली। वैद्य ने सिर हिलाया। ठीक है। दुलार की टांग पर लेप लगाया गया। उसने आंखें मूंद ली, जैसे भरोसा कर लिया हो। रात और गहरी हो गई। मंगतू मास्टर भी आए। सुना? रघुबीर ने कुछ नहीं कहा। मास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भैरों चौधरी नहीं आए। उनकी अनुपस्थिति भारी थी। जब सब चले गए, रघुबीर आंगन में अकेला रह गया। दिए की लौ कांप रही थी। उसने टूटा पहिया उठाया, हाथ में घुमाया। लकड़ी की दरारें साफ दिख रही थीं। मैं जल्दी चला, उसने खुद से कहा। मालती पास आकर बैठी। अब क्या? रघुबीर ने लंबी सांस ली। जब तक दुलार ठीक नहीं, गाड़ी नहीं। मालती ने सिर हिलाया। गाड़ी नहीं चलेगी, पर घर चलेगा। उस रात रघुबीर खाट पर नहीं सोया। वह दुलार के पास बैठा रहा। कभी उसकी गर्दन सहलाता, कभी आकाश देखता। बादल छंट गए थे और चांद निकल आया था। चांदनी में उसे साफ दिखा। पहिया टूटा है, बैल घायल है, पर गांव की उम्मीद अब भी खड़ी है। और उस उम्मीद की पहरेदारी में रघुबीर की रात लंबी होती चली गई। भोर होने में अभी वक्त था। आसमान में नीला नहीं, धूसर फैल रहा था। वही रंग जिसमें फैसले लिए जाते हैं। सुराजपुरवा की गलियां चुप थीं, पर चुप्पी के भीतर बेचैनी सरक रही थी। रघुबीर सावंत आंगन में बैठा दुलार की टांग पर हाथ फेर रहा था। लेप सूख चुका था, सूजन कुछ कम थी, पर चलने लायक नहीं। मालती ने गर्म पानी रखा। आज मत निकलना। यह पहली बार था जब उसकी आवाज में विनती थी। रघुबीर ने सिर हिलाया। नहीं। तभी दूर से तेज आवाज आई, लाठी की खड़खड़ाहट, हांफती सांसें। चंपाबाई थी। रघु, फिर जरूरत पड़ गई। किसे? वही जवान औरत, कल जो बैठी थी। दर्द बढ़ गया है, वैद्य कहते हैं अभी अस्पताल। एक पल में सब समझ आ गया। वही रात, वही दूरी, और आज दुलार घायल।
रघुबीर की नजर बिरजू पर गई। बिरजू स्थिर खड़ा था, जैसे इंतजार में। मंगतू मास्टर भी आ पहुंचे, लालटेन हाथ में। समय कम है। रघुबीर ने गहरी सांस ली। बिरजू अकेला नहीं खींच पाएगा। मालती ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तो मत जाओ। उसी वक्त कदमों की आवाज आई। भैरव चौधरी चौखट पर खड़े थे। आज उनके चेहरे पर रोष नहीं था, चिंता थी। मेरे बैल ले लो, एक वाक्य पर भारी। रघुबीर ने चौधरी की आंखों में देखा। वहां हिसाब नहीं, जिम्मेदारी थी। धन्यवाद। कुछ ही देर में गाड़ी तैयार थी। एक ओर बिरजू, दूसरी ओर चौधरी का बैल। दुलार को खूंटे पर सहलाकर बांधा गया। उसकी आंखें रघुबीर पर टिकी रहीं, जैसे कह रही हूं, जाओ। औरत को सावधानी से बैठाया गया। वैद्य जयराम साथ बैठे, हाथ में दवाइयों की पोटली। धीमे, पर रुकना नहीं। पहिए घूमे। रास्ता अंधेरा था, पर परिचित। खेतों से उठती नमी ने हवा को ठंडा कर दिया। बिरजू ने ताल पकड़ी। चौधरी का बैल स्थिर कदमों से साथ चला। रघुबीर की हथेलियां लगाम पर कस गईं। एक मोड़ पर कीचड़ था। पहिया फिसला, पर इस बार संभल गया। बस ऐसे ही, वैद्य ने कहा। दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दी, पहले धीमी, फिर साफ। हर घंटी पर रघुबीर का दिल धक धक करता। मंगतू मास्टर पीछे पैदल चल रहे थे। लालटेन ऊंची किए, अस्पताल की रोशनी दिखी। किसी ने दरवाजा खोला। लोग दौड़े। औरत को भीतर ले जाया गया। कुछ मिनट, जो घंटे लगे। बाहर बरामदे में रघुबीर खड़ा रहा। भैरव चौधरी भी आ पहुंचे, शांत, बिना बोले। थोड़ी देर बाद वैद्य जयराम बाहर आए। वक्त पर आ गए। रघुबीर ने आंखें बंद कर ली। मंदिर की घंटियां अब भी बज रही थीं। इस बार हल्की। वापसी में आसमान हल्का हो चुका था। सुबह की पहली चिड़िया बोली। गाड़ी गांव की सीमा में दाखिल हुई तो कुछ लोग दरवाजों पर खड़े थे। किसी ने सिर झुकाया, किसी ने हाथ जोड़े। घर पहुंचे। मालती देहरी पर थी। उसने रघुबीर की आंखों में देखा। थकान के नीचे राहत। हो गया, हो गया। दुलार ने हल्की सी रंभाट की, जैसे खबर समझ गया हो। रघुबीर ने उसकी गर्दन थपथपाई। पीपल के पत्तों में हवा चली। सुराजपुरवा ने उस सुबह जाना, जब पहिया टूटता है तो कंधे आगे आते हैं। और सवारी अब किसी एक की नहीं रहती। सूरज उस दिन कुछ अलग ढंग से निकला। उसकी रोशनी में जल्दी नहीं थी, बस ठहराव था। सुराजपुरवा की गलियों में सुबह की चहल पहल धीरे धीरे फैली, जैसे गांव ने रात की दौड़ के बाद गहरी सांस ली हो। आंगनों में पानी छिड़का गया। तुलसी पर दिया जला और पीपल की छाया फिर से चौपाल बन गई। रघुबीर सावंत ने सबसे पहले दुलार को देखा। सूजन उतर चुकी थी। चाल अभी पूरी नहीं थी, पर दर्द की जगह धीरज आ गया था। वैद्य जयराम ने माथे पर हाथ रखकर कहा, अब संभल कर चल सकता है। मालती ने राहत की सांस ली। उसने टूटा पहिया उठाकर दीवार से हटाया। आज वह शर्म नहीं, सबक था। पीपल के नीचे लोग जुटने लगे। इस बार बुलावा किसी एक का नहीं था, अपने आप हुआ था। मंगतू मास्टर ने खाट खिसकाई। चंपाबाई ने अपनी लाठी किनारे रखी। किरण मां के साथ आई, हाथ में स्लेट। थोड़ी देर में भैरव चौधरी आए। आज उनका चेहरा सख्त नहीं था, जैसे अंदर कोई बोझ उतर गया हो। उनके साथ वही बैल था जिसने रात में साथ दिया था। धनपत साहू भी पहुंचे। मुस्कान हल्की, आंखें गहरी। चौधरी ने खास कर बात शुरू की। कल रात एक पल रुके। गांव ने देखा, गाड़ी किसकी है? चंपाबाई तुरंत बोली, किसी एक की नहीं। भीड़ में सहमति की गूंज हुई। भैरव चौधरी ने रघुबीर की ओर देखा। नियम बने रहेंगे, पर जरूरत पर रास्ता खुलेगा। रघुबीर ने सिर झुकाया। यही काफी है। धनपत साहू आगे आए। बाजार, स्कूल और अस्पताल जितना दे सकें। मंगतू मास्टर मुस्कुराए और बच्चों की सीट आगे हंसी फूट पड़ी। इस बार बिना डर के। चौधरी ने पीपल के तने पर हाथ रखा।
आज से ये गाड़ी गांव की सवारी है। उस पल हवा चली, पत्ते सरसराए, जैसे पीपल ने भी हामी भरी हो। रघुबीर के सीने में कुछ डीला पड़ा, जैसे गांठ खुल गई हो। मालती की आंखें भर आईं। उसने चुपचाप दुपट्टा ठीक किया। पहला चक्कर उसी दिन लगा। किरण आगे बैठी। चंपाबाई ने हंसते हुए कहा, अब धीरे नहीं, सीधे। दुलार और बिरजू ने 7 कदम बढ़ाए। पहिए नए, मजबूत, धीरे धीरे घूमे। गांव की सीमा पार करते हुए गाड़ी ने धूप को काटा। रास्ते में लोग रुककर देखते रहे। अब जिज्ञासा नहीं, अपनापन था। स्कूल की घंटी बजी। बाजार की आवाज दूर से आई। अस्पताल की दिशा साफ थी। शाम को पीपल के नीचे दिया रखा गया, छोटा पर स्थिर। मंगतू मास्टर ने कहा, कभी कभी गांव आगे नहीं बढ़ता, बस अपने लिए रास्ता खोल देता है। रघुबीर ने गाड़ी की रस्सी थामी। उसे एहसास हुआ, आज यह रस्सी सिर्फ पकड़ नहीं थी, गांव की मुहर थी। और धूल में जो पहली लकीर खींची थी, वह अब पगडंडी बन चुकी थी। रात के बाद सुबह आती है, यह बात सब जानते हैं। पर कुछ सुबहें आती नहीं, जन्म लेती हैं। सुराजपुरवा में वह सुबह ऐसी ही थी। आकाश में हल्की सी लाली थी, जैसे किसी ने नींद में आंखें मल ली हों। खेतों से उठती भाप धूप को छूते ही गायब हो रही थी और ओस में नहाए पत्ते चुपचाप चमक रहे थे। आंगन में रघुबीर सावंत खड़ा था। सामने बैलगाड़ी, अब पूरी, मजबूत, सधी हुई। नया पहिया लगा था, पर उसकी चमक में घमंड नहीं था। दुलार और बिरजू खूंटे से मुक्त खड़े थे। दोनों की सांसें ताल में थीं। दुलार की चाल अब सहज थी, चोट स्मृति बन चुकी थी। मालती ने पहली बार बिना कहे गाड़ी पर फूल रखा, सादा, बिना धागे। आज जल्दी लौट आना। रघुबीर मुस्कुराया, आज लौटना आसान होगा। पीपल के पास सुबह की हलचल जमा हो चुकी थी। मंगतू मास्टर बच्चों की कतार बना रहे थे। किरण आगे खड़ी थी। आज उसकी छोटी में लाल फीता था। चंपाबाई खाट पर बैठी, आंखें सिकुड़े, जैसे हर दृश्य अपने भीतर जमा कर रही हो। दूर से भैरों चौधरी आते दिखे। आज उन्होंने गाड़ी के पास आकर हाथ फेरा। जांच नहीं, अपनापन। रास्ता साफ है, उन्होंने कहा। यह वाक्य आदेश नहीं था, आशीर्वाद था। धनपत साहू भी पहुंचे। उन्होंने बिना शोर किए कुछ सिक्के मालती के हाथ में रख दिए। दिए के लिए मालती ने सिर झुकाया। रघुबीर ने सबको संभल कर बैठाया। पहली आवाज मेरी होगी, वह हल्का सा बोला। हुस। दुलार ने कदम बढ़ाया। बिरजू ने साथ लिया। पहिए घूमे, नरमी से। मिट्टी की सूंधी खुशबू उठी। गाड़ी चली। गली के मोड़ पर मंदिर की घंटी बजी। एक बार वही आवाज, पर आज उसका अर्थ अलग था। बच्चे हंसे नहीं, वे रास्ता देख रहे थे। किरण ने पीछे मुड़कर पीपल को देखा, फिर सामने। रास्ते में लोग रुके, हाथ उठाए। किसी ने कहा, जाओ। किसी ने, आते रहना। स्कूल पहुंचे। घंटी बजी। आज समय पर। बाजार की दिशा से आवाजें आईं। अस्पताल की ओर रास्ता खुला था, सीधा। वापसी में धूप तेज हो गई। रघुबीर ने गाड़ी मोड़ी। खेतों में हवा चली, फसल सरसराई। उसे लगा जैसे जमीन भी चल रही हो। साथ पीपल के नीचे लौटकर गाड़ी रुकी। चंपाबाई ने ताली बजाई। एक, बस। वह एक ताली पूरे गांव की थी। मंगतू मास्टर ने कहा, कहानियां यूं नहीं बनती, कोई उन्हें चलाता है। रघुबीर ने रस्सी खोली। दुलार और बिरजू को पानी पिलाया। उसने चारों ओर देखा। लोग, रास्ते, छाया, धूप, सब अपने थे। मालती पास आई। थक गए? नहीं तो शुरू हो गया है। दोपहर ढली, शाम उतरी, दिया जला, पीपल के पत्ते बोले। और सुराजपुरवा ने उस दिन समझ लिया, यह सिर्फ बैलगाड़ी नहीं थी, यह गांव की पहली सवारी थी। और उस पहली आवाज में एक गांव ने अपने कल की चाल पहचान ली। नहीं, मुग्धा ने सिर हिलाया। भीतर रखने की चीज नहीं रही ये। नीरव पास खड़ा था। उसके हाथ अब भी काम के निशान लिए थे। रस्सी की रगड़, लकड़ी का दर्द। उसने खाट के पाए को सीधा किया।
आदतन, बिना कहे। बटुक काका, उसने पूछा, अब ये फिर टूटेगी? बटुक बुजुर्ग, जो पीपल की छाया में बैठे थे, हल्के से मुस्कुराए। टूटेगी, उन्होंने कहा। नीरव चौंका। हर चीज टूटती है, बटुक बोले, मगर हर टूटन हार नहीं होती। हरिताल ने बैलगाड़ी की रस्सी ढीली की। वह जाने की तैयारी में था। आज हाट नहीं जा रहा, उसने कहा। आज यहीं बैठूंगा। रुखसाना भी आंगन में आ गई थी। उसके हाथ खाली थे, मगर आंखों में अपनापन था। आज रोटी ज्यादा लगेगी, उसने कहा। मेरे घर से भी आएगी। पीहू खाट पर चढ़ गई। उसने पहली बार बिना डर के उस पर छलांग लगाई। खाट हिली, मगर गिरी नहीं। वह हंस पड़ी। उस हंसी में कई दिनों की चुप्पी टूट गई। धीरज ने यह देखा। उसकी छाती में कुछ ढीला हुआ, जैसे किसी ने अंदर बंधी रस्सी खोल दी हो। मैं खेत जाऊंगा, उसने कहा। मुग्धा ने उसकी तरफ देखा, हैरानी से नहीं, भरोसे से। जाओ, उसने कहा। आज मन से जाओ। नीरव ने किताब उठाई। वह देर तक उसे हाथ में पकड़े रहा, फिर खाट पर बैठकर पढ़ने लगा। धूप पन्नों पर पड़ रही थी। अक्षर साफ दिख रहे थे। पहली बार बिना डर के बटुक उठे। उन्होंने खाट के एक पाए पर हाथ रखा, आशीर्वाद की तरह। याद रखना, उन्होंने कहा, घर खाट से नहीं टिकता, खाट घर से टिकती है। धीरज ने सिर झुकाया। आपने हमें सिर्फ खाट नहीं दी, उसने कहा। बटुक ने बात काट दी। मैंने कुछ नहीं दिया, उन्होंने कहा। जो था वही वापस दिखा दिया। शाम ढलने लगी। पीपल की छाया आंगन से खिसककर दीवार पर चढ़ गई। मंदिर की घंटी बजी, धीमी, संतुलित। गांव अपने काम में लौट आया था। कोई तमाशा नहीं, कोई जयकार नहीं। मुग्धा ने खाट पर बैठकर सांस ली। यह सांस हल्की नहीं थी, स्थिर थी। अब डर नहीं लगता, उसने कहा। धीरज ने जवाब नहीं दिया। उसने बस आसमान की तरफ देखा। नीला, खुला। रात आई। दिया जला। इस बार लौ कांप नहीं रही थी। सब खाट के पास बैठे। कोई उस पर लेटा नहीं, अभी नहीं, जैसे उसे आराम की नहीं, मौजूदगी की जरूरत हो। नीरव ने पीहू के कंधे पर हाथ रखा। कल मैं बटुक काका के पास जाऊंगा, उसने कहा। क्यों? सीखने, उसने कहा। खाट नहीं, हाथों को। बटुक ने यह सुना। उनकी आंखें भर आईं, मगर उन्होंने पलकें झुका लीं। और उसी रात धीरज के घर में पहली बार यह तय हुआ कि अब चीजें टूटेंगी भी तो डर नहीं होगा, क्योंकि घर अब दीवारों, छप्पर या खाट से नहीं, एक दूसरे से बना था। खाट आंगन में पड़ी रही, टूटी हुई नहीं, नई भी नहीं, बस अपनी।